नमस्कार दोस्तों, विनीत पांडे फिर आपके सामने एक बार। दोस्तों, अभी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि नेट के क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है, पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में एक सवाल लिखा था कि सर सिर्फ नेट या क्या सिर्फ पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर हमें बना देगी? क्या हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? क्या हमें भी एक चेक मिलेगा सैलरी का और हम अपनी पहली सैलरी से अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकेंगे? दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये सच है। ऑफिशियली ऑन पेपर, हम कहते हैं कागज पे, ऑन पेपर ये सच है कि अगर आप सिर्फ नेट हैं आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ऑन पेपर ये भी सच है कि अगर आप सिर्फ पीएचडी हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अब करते हैं साफ बात। मैं एक छोटे से गांव से शुरुआत करके जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उस वक्त भी ये रूल था कि अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले ही इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। न जाने 4-5 इंटरव्यूज मैंने ऐसी जगह पे दिए जहां पे उन्होंने शायद मुझे कंसीडर भी नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ 25, 30, 40 लोग और होते थे। वो स्टूडेंट्स जिनका नेट था, जिनका एमफिल था, पीएचडी था, और जिन लोगों के एमफिल, नेट, पीएचडी सब कुछ थे, उनकी अलग अलग पब्लिकेशंस थी, और जिनके पास पब्लिकेशंस भी थी उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस था। तो जी हां दोस्तों, जब आप पीएचडी के साथ वहां जाएंगे जॉब के लिए या सिर्फ नेट के साथ वहां जाएंगे जॉब के लिए, तो वहां पे अलग अलग कैटेगरीज बनेंगी। सबसे पहली कैटेगरी बनेगी उन लोगों की जिनका नेट जेआरएफ है, एमफिल है, पीएचडी है। हालांकि एमफिल हटा दी गई है, लेकिन अगर उनकी पहले पुरानी एमफिल है, पीएचडी है, पेपर पब्लिकेशन है, तो दोस्तों वो होंगे टॉप कैटेगरी में। उसके बाद वो लोग होंगे जिनका पीएचडी है, नेट है, या एमफिल है, नेट है, इनमें से कोई एक चीज है। फिर आप लोगों का नंबर लगेगा ओनली नेट, ओनली पीएचडी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता था तो हमारी कैटेगरी में हम लोग होते थे ओनली नेट। तो हमसे जो भी ज्यादा एमफिल या पीएचडी करके आया होता था वो थोड़ा सीनियर मोस्ट होता था। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ पीएचडी करके मैं चला जाऊं यूनिवर्सिटी में, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे? या मैंने नेट क्वालिफाई किया है, मैं 23-24 साल का एक यंग स्टूडेंट हूं, क्या मैं सीधा चला जाऊं, अपना सर्टिफिकेट दूं और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे? देखिए, ऑन पेपर तो बना सकते हैं, यानी अगर उन्होंने आपको चुन लिया तो कोई इस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं एपीआई एपीआई। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एपीआई जब लागू हुआ था ना, तो मैं उस वक्त वहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो हम एपीआई को जानते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी, का मतलब ये होता है कि अगर आपका एपीआई स्कोर 0 भी आ रहा है तो भी आपको कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहां पे एक वाकया सुनाना चाहूंगा। हालांकि मैं अपनी कॉलेज और अपने प्रिंसिपल्स के नाम नहीं बताऊंगा वहां पे, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि एक बार क्या हुआ। वैकेंसी अनाउंस की गई गेस्ट लेक्चरशिप की। अब गेस्ट लेक्चरशिप की वैकेंसी में जो यूजीसी गाइडलाइंस थी वो ये थी कि नेट कंपलसरी है, एडहॉक के लिए नेट कंपलसरी है, परमानेंट जॉब के लिए नेट कंपलसरी है। उस वैकेंसी में हमने एक चीज नोट की, उसमें एक लाइन लिखी थी, एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। वो छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका सिर्फ एमफिल है। क्योंकि हम लोग भी उस वक्त एक गवर्नमेंट जॉब की रेस में रहते थे, तो दोस्तों उस नोटिस को हमने बड़ा ध्यान से देखा और आपस में डिस्कशन शुरू की दिया कि ये तो कह रहे हैं कि एमफिल भी आ सकता है। अगर एमफिल भी आएगा तो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को वैल्यू कैसे मिलेगी? एमफिल तो बहुत सारे हैं, एमफिल बहुत सारे कॉलेजेस में आराम से हो जाती है। तो हमारे एक सीनियर प्रोफेसर ने बताया कि यहां पे किसी एक कैंडिडेट को अपॉइंट करना है जो कि एक बहुत बड़ी सिफारिश लेके आया है और वो सिर्फ एमफिल है, और उसी का सिलेक्शन होगा। यानी कि जब नोटिस निकाला गया तो उस नोटिस को निकालते वक्त एक छोटा सा क्लॉज डाला गया कि एमफिल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। एमफिल का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, और उसको बकायदा अपॉइंट किया गया, उसको जॉब मिली। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, आप नेट हैं, आप पीएचडी हैं, हमेशा कागज पे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके मल्टीपल मतलब निकाले जा सकते हैं।
तो अगर आप सिर्फ नेट हैं आप एलिजिबल हैं, आप सिर्फ पीएचडी आप एलिजिबल हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरव्यू में क्या होगा, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, किसने इंटरव्यूइंग अथॉरिटीज को इंप्रेस किया अपने नॉलेज से, या और कोई मैल प्रैक्टिसेस जो होती हैं कई बार, इनकी वजह से पता चलेगा कि एक्चुअली जॉब किसको मिली। एक आपको मैं वाकया सुनाता हूं। मैं एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े कॉलेज में इंटरव्यू देने गया। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ा चुका हूं। बहुत बड़ा कॉलेज था, बहुत बड़ी कैंटीन। मैं, कुछ मेरे यंग टीचर्स जो दोस्त थे, हम लोग पहुंच गए। लगभग 124 कैंडिडेट आए हुए थे एक सीट के लिए। एक सीट 124 कैंडिडेट्स, क्योंकि वहां पे एक लिस्टिंग होती थी, हमें अपना नाम लिखना होता था, कौन कौन समय से आ गया है, तो हमने अपना नाम लिखते थे ताकि हमारा इंटरव्यू में नंबर उसी हिसाब से आए। सबसे लास्ट में जो नंबर था 124, वो मैंने वहां तक देख लिया था। तो मैंने सोचा एक जॉब के लिए 124 लोग आए हैं। खैर, बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा नाम है, बड़े बड़े स्कॉलर्स यहां से पढ़े हैं, तो ट्राई तो करेंगे, इंटरव्यू फेस तो करेंगे। अब उनमें कौन कौन लोग थे? एमफिल पीएचडी फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एमफिल पीएचडी फ्रॉम अदर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज। और फिर दोस्तों एक जोरदार चीज हुई, मैं आपको बता दूं क्या हुआ। हमारी एक और फ्रेंड वो आई वहां पे, उन्होंने अपना फोन निकाला और बोली कि मैं इंटरव्यू ऑफिस के बाहर खड़ी हूं, आप लोग इंटरव्यू कब स्टार्ट करोगे, जल्दी स्टार्ट करो, मैं लेट हो रही हूं। ये सुनने के बाद मैंने अपने दोस्त को ऐसे हल्का से कोहनी से ऐसे किया। मैंने कहा ये तो इंटरव्यू वालों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बल्कि ये उनको कह भी रही कि जल्दी इंटरव्यू स्टार्ट करो, मुझे जाना है। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे से कान में बोला कि भाई ये उस पॉलिटिशियन की वाइफ है, एक यंग पॉलिटिशियन की वाइफ है। आप जानते हो उसको मैंने क्या बोला? मैंने कहा फिर हम यहां क्या कर रहे हैं, चल चलते हैं कैंटीन में खाना खाते हैं। अगर एक इंटरव्यू देने वाला कैंडिडेट खुद फोन करके कह रहा है कि भाई कब इंटरव्यू लोगे मेरा, मैं बाहर खड़ा हूं, तो आप समझ सकते हो कि इंटरव्यूज में क्या क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, दूसरी चीज, आप एमफिल पीएचडी कुछ भी नहीं हो, सिर्फ नेट हो, तो दोस्तों आपके बहुत सारे सीनियर्स होंगे वहां पे जो उसको पहले क्रैक करने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ पीएचडी हो, कोई पेपर पब्लिश नहीं है, तो आपसे पहले हो सकता है बहुत लोगों को प्राथमिकता दी जाए। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब पा लेना एक तरीके से स्वर्ग, जन्नत को पा लेना है। रियलिटीज बहुत अलग हैं। ये सच है कि नेट एलिजिबल है। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्ट नेट के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन दोस्तों ये भी कड़वी सच्चाई है कि आप नेट, एमफिल, पीएचडी, पेपर सब लेके बैठे हैं, और आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं आपके बजाय किसी और का वहां पे फोन पहुंचता है, कुछ और कनेक्शंस बनते हैं, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं और आपको इग्नोर किया जाए। हिंदुस्तान में टैलेंट गली में भटकता है, ये आप भी जानते हैं। गलियों में हमारा टैलेंट घूमता है क्योंकि उनको इतनी जल्दी वैल्यू नहीं मिलती। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था साइंस का, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपना टैलेंट तब पहचानते हैं जब उनके टैलेंट को पश्चिमी सभ्यता सबसे पहले पहचानती है। पहले पश्चिमी सभ्यता हमें पहचानती है, फिर हिंदुस्तान हमें पहचानता है। आप ऐसे कितने लोगों को पता था कैलाश सत्यार्थी के बारे में जब उन्हें नोबेल अवार्ड मिला? हमें से कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्हें नोबेल अवार्ड मिल गया तब हमें पता चला कि कैलाश सत्यार्थी नाम का कोई आदमी इंडिया में रहता है। तो दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है। अब एक सवाल आता है, क्या करें? तो फिर रुक जाएं क्या, पढ़ना बंद कर दें क्या, नेट जेआरएफ छोड़ दें या पीएचडी छोड़ दें? दोस्तों एक रेस है, ये जीवन ही रेस है, जीवन ही जंग है, संघर्ष है। तो आप संघर्ष को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। लेकिन जब दूसरे फील्ड में जाओगे तो वहां भी संघर्ष मिलेगा, फिर आप वहां भी छोड़ दीजिए। फिर तीसरे फील्ड में जाओगे, वहां भी संघर्ष मिलेगा। तो या तो दोस्तों छोड़ते 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 एक समय आ जाएगा जब लगेगा कि दुनिया ही छोड़नी है, यानी बुढ़ापा आ जाएगा। दोस्तों संघर्ष करना ही पड़ेगा, किसी भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई जाते ही नौकरी परोस के दे, इसके लिए मत तैयार रहना। किस्मत बहुत अच्छी है, कर्म बहुत अच्छे हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है, तो कई बार नौकरी परोस की भी मिल जाती है। लेकिन अगर लड़ रहे हो, मैं गांव से निकला था, इंग्लिश में नेट क्वालिफाई किया, अंग्रेजी नहीं बोलनी आती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने पहली बार जब मैं गया था इंटरव्यू में, बिल्डिंग देख के डर गया था कि अरे बाप रे, ऐसी यूनिवर्सिटी होती है, ऐसा कॉलेज होता है, इतना बड़ा कॉलेज, ये देख के डर गया था मैं।
आज पढ़ा भी रहा हूं और आज नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। तो मैं जब यहां तक पहुंचा हूं तो पग पग पे संघर्ष हुआ है। न जाने कितनी चीजें पढ़नी पड़ती थी, कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, कितने रेफरेंसेस पढ़े होंगे। आपके लिए भी यही है। अगर एक जंग में जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जंग में बने रहो और एफर्ट लगाओ। अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो, पीएचडी करो। सिर्फ पीएचडी हो, नेट जेआरएफ करो। नेट जेआरएफ और पीएचडी दोनों कर चुके हो तो पेपर पब्लिशिंग पे जाओ, पेपर्स प्रेजेंट करो, पेपर्स पब्लिश करो। बुक पब्लिशर्स बहुत सारे होते हैं जो आपकी किताबें छाप सकते हैं। आप अपना एफर्ट लगाओ। दोस्तों याद रखना, टू गेट हेवन यू हैव टू डाई फर्स्ट। अगर स्वर्ग पाने की कामना रखते हो तो खुद को खपाने की हिम्मत रखो। ये दोस्तों एक जंग है और इस जंग में सिर्फ नेट होके खुश हो जाना या सिर्फ पीएचडी होके खुश हो जाना ऐसा नहीं चलेगा। न जाने कितने स्टूडेंट्स तुम्हें कंपीट करने के लिए, तुम्हें हराने के लिए रोज पढ़ रहे हैं, रोज तैयारी कर रहे हैं। और इस रेस में जो जीतेगा सिर्फ उसकी ही कहानी सुनी जाएगी। हमेशा याद रखना, जो जिंदा रहता है वो इतिहास लिखता है, जो मारा जाता है उसका कोई इतिहास नहीं बनता। तो अगर जिंदा रहोगे तो इतिहास लिखोगे। तो इस जंग में बने रहो। हर दिन एक चैलेंज है, जिंदगी का मतलब ही चैलेंज है। तो अगर तुम्हें जिंदगी चैलेंज देती है तो सिर्फ एक चीज समझना कि सोना जितना आग में जलता है उतना ही खरा हो जाता है। तुमसे बेहतरीन कोई नहीं होगा एक लेवल पे। और इस जंग में तुम जितना खून बहाओगे, जितना मेहनत करोगे, जितना एफर्ट डालोगे, जीतने के बाद सबसे ज्यादा स्वाद भी तुम्ही को मिलेगा। और दोस्तों सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, अपने मन में इस बात को बिठा लो। खूब हंटर मारिए, है चोट से रिश्ता हमारा। खूब हंटर मारिए, है चोट से रिश्ता हमारा। ओखली के धान है, उजले ही होते जाएंगे। जब धान को पीटा जाता है तो धान उतना ही साफ होकर चावल में बदल जाता है। तो करने दो दोस्तों, करने दो सितम लोगों को, करने दो सितम किस्मत को, करने दो सितम हमारी एजुकेशन व्यवस्था को। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।